हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो जो कि क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। ये देखिए चैप्टर नंबर 1 हमारा काफ़ी बड़ा है, जो न्यू सिलेबस है हमारा NCERT का, बट यहाँ हमने उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है, छोटे छोटे चैप्टर्स में बांट दिया है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, बट यहाँ हमने इसको नया नाम दे दिया है गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, अलग अलग शेप्स का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे गॉसेस थ्योरम की हेल्प से। जैसे हमने किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, तो वो था E = 1/4πε0 इंटू Q/r²। उसी की तरह से यहाँ भी हमारे पास बहुत सारी अलग अलग शेप्स होंगी। और एक इन्फिनिटी लेंथ का वायर है, उसके आसपास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, या हमारी इन्फिनिटी सरफेस की कोई प्लेट है उसके आसपास चाहिए। वो कंडक्टिंग प्लेट हो तो अलग केस होता है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो तो अलग केस होता है। स्फीयर होगा तो उसके आसपास कैसा होगा, और अगर हमारा कोई होलो स्फीयर होगा तब हमारा उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये सब हम गॉस की थ्योरम के हेल्प से ही इन सबको हम स्टडी कर पाएंगे। अदरवाइज हम जो हमने पहला फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वहाँ हमें इतना डिफ़ाइन करके नहीं बताया गया। यहाँ गॉसेस थ्योरम हमारी बहुत हेल्प करेगी अलग अलग एनक्लोज्ड एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। उसका सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है एरिया वेक्टर। देखिए गॉस की थ्योरम को अगर हमें पढ़ना है, गॉसेस थ्योरम को अगर हमें पढ़ना है तो हमें सबसे पहले दो या तीन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट एरिया वेक्टर क्या होता है। सेकंड हमारा सॉलिड एंगल क्या होता है। एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तभी हम जो है जो गॉसेस थ्योरम है उसके यूज़ कर पाएंगे, उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा है एरिया वेक्टर। अब एरिया जैसे जो हमारी क्वांटिटी है, अगर हम एरिया के मैग्नीट्यूड की बात करें तो अब तक 11th क्लास में हमने केवल एरिया वेक्टर को ही हमने पढ़ा था, लेकिन अब हमें एरिया को एज ए वेक्टर फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट और बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट एरिया वेक्टर पर डिपेंड करता है। सो हमें एरिया वेक्टर को जानना होगा कि एरिया वेक्टर क्या है। तो एरिया वेक्टर क्या है, बेसिकली कोई भी अगर हमारा एरिया है तो उसके परपेंडिकुलर में हम उसकी डायरेक्शन को लेते हैं। ठीक है, उसके एक एकांक सदिश को, यूनिट वेक्टर को हम ले लेंगे, तो ये हमारा एरिया वेक्टर कहलाएगा। और एरिया वेक्टर की जो वैल्यू होती है ए वेक्टर = n कैप इंटू ए। ए क्या है हमारा, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया का मैग्नीट्यूड है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और समझा देता हूँ मैं। देखिए जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर मान लीजिए दो हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है और उनका वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो वो कितना आता था, A क्रॉस A = A sin थीटा। ठीक, इस तरह से आता था नहीं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी मान लीजिए हमारे पास कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर की दो साइड हैं, एक A दूसरी भी A, तो दोनों में एंगल कितना है, दोनों में एंगल है 90 डिग्री। अगर हम इन दोनों को एक वेक्टर की तरफ यूज़ करें, क्योंकि अगर हम XY एक्सिस पर जाएंगे तो XY एक्सिस में हमारी जो डायरेक्शन भी होती है, तो अगर मान लीजिए इसकी एक साइड X एक्सिस पर है, एक साइड Y एक्सिस पर है, दोनों में डायरेक्शन भी हमारे पास है, और हम कहें कि इसका एरिया किधर होगा, इसका एरिया जो होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वो वेक्टर क्वांटिटी
इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एरिया वेक्टर आता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है अपने क्रॉस प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहाँ हमें थोड़ा हम 11th क्लास में चले गए थे, दोबारा से लौट के आते हैं हम 12th क्लास में और देखते हैं एरिया वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है। तो देखिए हमने लिखा है द वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस। वेक्टर क्या होता है? किसी प्लेन सरफेस का वो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ द एरिया ऑफ द सरफेस। अगर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो उसी सरफेस का एरिया निकलेगा जिसका हम वेक्टर निकालने जा रहे हैं। एंड हुज डायरेक्शन इज़ दैट ऑफ अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट सरफेस। और अगर उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करने जाएँ तो वो उसी के परपेंडिकुलर मिलेगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी एरिया वेक्टर की। और पढ़ लेते हैं द वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस। किसी वेक्टर की जो प्लेन सरफेस होती है उसका वेक्टर, हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? एरिया ऑफ दैट सरफेस, सरफेस का एरिया होता है। एंड हुज डायरेक्शन इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट सरफेस। उस सरफेस के परपेंडिकुलर उसकी हमेशा डायरेक्शन रहती है। ठीक है, तो उस वेक्टर क्या बोलेंगे हम? एरिया वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, यह देखिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड एंगल क्या है? देखिए मैंने थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन किया है अपने तरीके से, फिर आपकी बुक के हिसाब से देखेंगे क्या होता है। तो इन 3D हम फिगर्स, हमारे पास अगर कोई 3D फिगर है, द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट, उस 3D फिगर के अंदर, उस 3D फिगर के भीतर कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें, उस पॉइंट पर जो भी हमारा उस सरफेस की एरिया द्वारा एंगल ड्रा होगा। बस समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? चलिए तो बताता हूँ मैं आपको। तो होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी शेप है, ये शेप है, तो इस शेप का क्या है ऊपर, ये कैसे शेप है? 3D शेप है। 3D जो होती है सॉलिड शेप होती है। सॉलिड का मतलब ये ऐसे लाइन नहीं है, चारों तरफ से कुछ ना कुछ इसमें वॉल्यूम है। तो उस वॉल्यूम के किसी ऊपर से जो भी सरफेस हमारी है, उस सरफेस द्वारा किसी भी पॉइंट, ये मैंने ओ पॉइंट मान लिया कोई, इस पॉइंट पर जो हमारा ये एंगल ड्रा हुआ है, ये वाला एंगल, ये हमारा कहलाता है सॉलिड एंगल। ठीक है, बट हमारी बुक में जो है वो एक एज ए स्फेयर को समझाया गया है कि मान लीजिए हमारा कोई स्फेयर है और उस स्फेयर का कोई क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके सेंटर पर जो भी एंगल ड्रा करता है वो हमारा कहलाता है एरिया सॉलिड एंगल। ठीक है, आप सॉलिड एंगल को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम रोज़ देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी बर्थडे कैप हम देखते हैं, या कोन, कोई भी कोन शेप, उस कोन शेप का जो एंगल बनता है, ठीक है, उसकी वर्टेक्स पर, वो हमारा कहलाता है सॉलिड एंगल। बट यहाँ जो सॉलिड एंगल है वो किसी भी सॉलिड का हो सकता है। ठीक है, यहाँ ज़रूरी नहीं कि कोई स्फेयर ही हो, वो सॉलिड एंगल कुछ भी हो सकता है। वो सॉलिड एंगल आपका क्यूब हो सकता है। इस क्यूब के अंदर भी हम एंगल अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा सॉलिड एंगल मिलेगा। वो आपका क्यूबॉइड हो सकता है। ठीक है, वो आपका स्फेयर हो सकता है। ठीक, और वो आपका कोई भी शेप अदरवाइज हो सकती है। तो कोई भी हमारा सॉलिड शेप हो तो उसके भीतर हम सॉलिड एंगल प्राप्त कर सकते हैं। और सॉलिड एंगल के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर सॉलिड एंगल पूरा निकालें, ठीक है, पूरा सॉलिड एंगल निकालें, तो हमेशा उसका जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई के इक्वल होता है। जैसे अगर सर्किल का निकालें, सर्किल का अगर कोई एंगल निकालते हैं तो वो थीटा होता है। और थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, यानी चाप बटे त्रिज्या। वैसे ही यहाँ पर हमारा सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, और अगर पूरी मैं पूछूं कि इस पॉइंट, अगर ये सर्कल है तो इस पॉइंट का पूरा एंगल कितना होगा, तो आप बताएंगे 2 पाई। ठीक है, 360 डिग्री या 2 पाई। तो उसी तरह से हमारा सॉलिड एंगल होता है, उसका पूरा जो एंगल होता है वो होता है 4 पाई। ठीक है, और इस सॉलिड एंगल को हम
देखिए अब मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ स्फेयर के अकॉर्डिंग। अभी जो मैंने स्फेयर आपको बता के दिखाया था, तो स्फेयर के अकॉर्डिंग जो है, इन एनी स्फेयर, किसी भी स्फेयर के द एंगल्स फॉर्म्ड एट द सेंटर, उसके सेंटर पर बनने वाला वो एंगल ऑफ द स्फेयर बाय एनी सरफेस एरिया, जो किसी भी एक सरफेस एरिया द्वारा बनाया जा रहा है, ऑफ दैट स्फेयर, उस स्फेयर के सरफेस एरिया द्वारा बनाया जाता है, इस कॉल्ड सॉलिड एंगल। वो क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हम जो है सर्कल का पढ़ते हैं, द एरिया, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एनी आर्क ऑफ दैट सर्कल, उस सर्कल के किसी भी आर्क द्वारा जो एरिया बनता है वो हमारा कहलाता है एंगल। वैसे ही हमारा सॉलिड एंगल क्या होता है कि जो हमारे पास सॉलिड आकृति है, जो भी हमारे पास सॉलिड कोई भी सॉलिड फिगर है, तो उस सॉलिड फिगर का जो सेंटर पे एरिया बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा सॉलिड एंगल। ठीक है, तो जैसे हमारा थीटा का क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क को अगर आप देखेंगे तो आर्क होती है हमारी एक तरह की लेंथ। ठीक है, और रेडियस भी क्या है, रेडियस भी हमारी एक तरह की लेंथ है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर आपका सॉलिड एंगल के लिए हमारा ये देखिए, सॉलिड एंगल में क्या होता है कि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ए क्या है? एरिया है, चाहे वो एरिया का छोटा सा पार्ट है फिर भी वो एरिया ही रहेगा। बड़ा पार्ट होगा तब भी एरिया रहेगा, छोटा पार्ट होगा तब भी एरिया रहेगा। तो एरिया अगर आप निकालोगे तो देखोगे हर चीज़ में एरिया जो है वो आपका स्क्वायर का निकलेगा। चाहे स्फेयर का किसी सर्कुलर का निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर निकलेगा, किसी स्क्वायर का निकालोगे तो वो ए स्क्वायर करके निकलेगा, किसी क्यूबॉइड का निकालोगे तो एल इंटू वी निकलेगा। तो हमेशा क्या होता है, दो लेंथ की दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वहाँ हम आर्क अपॉन रेडियस यानी कि लेंथ अपॉन लेंथ को डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ हम एरिया को एरिया वाली ही किसी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। यानी कि डी ए क्या है, हमारी एक एरिया क्वांटिटी है। वैसे ही आर स्क्वायर क्या हो गया, आर इंटू आर। जब भी हमारा मीटर स्क्वायर होता है तो समझ लिए वो किसी न किसी तरह से एरिया की तरह ही बिहेव करता है। तो यहाँ हमारा एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर होता है। तो इसकी एक हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी भी स्फेयर द्वारा उसके सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है, उसके एरिया और रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो वही हम डेफिनेशन देखें। अगर हम वन स्टेरेडियन की, कभी कभी बोर्ड में पूछ ली जाती है कि वन स्टेरेडियन, व्हाट डू यू मीन बाय वन स्टेरेडियन। थोड़ा सा देखिए लिखने में थोड़ा दिक्कत है। स्टेरेडियन इस तरह से होता है, STARADIN। तो ये होता है हमारा स्टेरेडियन। तो अगर वन स्टेरेडियन हमें करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे DA अपॉन DA, तभी वन हमारा आंसर आ पाएगा। तो अगर हमें वन स्टेरेडियन की डेफिनेशन बनानी है तो हमें DA को आर स्क्वायर के इक्वल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वन स्टेरेडियन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो वन स्टेरेडियन इज़ दैट सॉलिड एंगल। वन स्टेरेडियन वो सॉलिड एंगल होता है ऑफ स्फेयर, किसी भी स्फेयर का, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द सरफेस एरिया, जो कि बनाया जाता है किसी सरफेस एरिया का। कौन सी सरफेस एरिया का? विच इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, जो किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर होती है। उसके द्वारा जो भी हमारा सॉलिड एंगल मिलेगा वो हमारा वन स्टेरेडियन कहलाएगा। ठीक है, अब मैंने आगे देखिए लिखा कि अगर मान लीजिए कि वो जो भी स्फेरिकल पार्ट है वो कुछ इस तरह से हो। अभी तक तो हम स्फेयर ले रहे थे, तो स्फेयर की एक खासियत होती है कि उसका रेडियस होती है वो हमेशा 90 डिग्री पर काटती है। बट अब हम अगर ले लें कि भाई कोई हमारी अदर शेप है, जैसे हमने ये शेप ले ली, तो इस शेप पे मान लीजिए हमें यहाँ पर एंगल चाहिए, सॉलिड एंगल, और जो सॉलिड एंगल चाहिए हमें वो इस मान लीजिए यहाँ पे हमें सॉलिड एंगल चाहिए, और सॉलिड जो एंगल चाहिए वो हमें इस सरफेस चाहिए। अब इस सरफेस में आप देखेंगे कि रेडियस तो इस तरह से है इसकी, और जो एंगल है वो इस तरह से जा रहा है। एंगल वेक्टर जो है
एरिया वेक्टर जो है आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। यहाँ जो एंगल बन गया है इसका वो आपका बन गया है थीटा, ठीक है। यानी कि जो एरिया वेक्टर है और जो ये डायरेक्शन है, मतलब जो आर का वेक्टर है बाहर की तरफ, उन दोनों में जो एंगल है वो आपका थीटा हो गया है। तो इस सिचुएशन में आपका जो एरिया वेक्टर बन जाता है वो बन जाएगा डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, यहाँ एरिया वेक्टर नीचे की तरफ चला गया है, तो हमें जो है इस सॉलिड एंगल को डिफाइन करने के लिए एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा डी ए कोस थीटा करके, ठीक है। तब जाके हमें ये एरिया वेक्टर मिलेगा। तो उसको भी याद रखेंगे कि अगर हमारा थोड़ा झुका हुआ एरिया वेक्टर हो, मतलब किसी भी सरफेस के किसी अन्य एंगल पर झुका हुआ हो, तो हम उसका कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, डी ए कोस थीटा ले लेते हैं, और जो हमारा सॉलिड एंगल बन जाता है वो बन जाता है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या समझते हैं? जैसे कि देखिए नाम से दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है। तो मैंने लिखा भी है आगे, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द मेज़रमेंट, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मेज़रमेंट होती है, देखिए द मेज़रमेंट ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। मतलब अगर हम किसी इमेजिनरी पाथ से, इमेजिनरी एरिया से, देखिए आगे लिखा हुआ पास थ्रू एनी इमेजिनरी सरफेस, किसी भी इमेजिनरी सरफेस से, किसी भी काल्पनिक सरफेस से अगर हम पास होने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को काउंट कर दें, काउंट करके बता दें कि कितनी लाइंस पास हो रही हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वहाँ पर एरिया कितना है, या एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ठीक है। एरिया नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हमें ये पता चल जाएगा उन काउंटिंग ऑफ लाइन से। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हमने ये पढ़ाया था आपको कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो हमारी शो करती हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वो ये भी बताती हैं कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूँगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो दूसरा मैंने बनाया है, इससे क्या होगा बताइए? ये पहले वाला जो होगा इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कहीं ना कहीं कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ डेंसिटी जो है लाइन ऑफ फोर्सेस की ज़्यादा है, इस वाले केस में ज़्यादा है और इस वाले केस में कम है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है लाइन ऑफ फोर्सेस पर। तो हम ये भी हम क्या कह सकते हैं, हम उसको एक नए क्वांटिटी से मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द मेजरमेंट ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिस थ्रू एनी इमेजिनरी सरफेस, यानी किसी भी इमेजिनरी सरफेस से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, उनकी अगर हम काउंटिंग करते हैं, उनकी काउंटिंग की मेज़रमेंट वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमने इमेजिनरी क्यों लिया है? यहाँ इमेजिनरी वर्ड से मतलब क्या है? देखिए इमेजिनरी वर्ड हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो भी हमारी इमेजिनरी ही होती हैं, ठीक है। हमारी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो भी इमेजिनरी होती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। सिर्फ उनको इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के लिए कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस बात का पता करने के लिए या बताने के लिए, स्टडी करने के लिए, या कहाँ इमेजिनरी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कितनी ज़्यादा हैं, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कितनी कम है। ये सब बातों की स्टडी करने के लिए ही हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को बनाया है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट तो करता है बट हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है ना, हम उसकी लाइंस को देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो ये सरफेस एरिया होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब इमेजिनरी होगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत की, उसमें हमें ज़्यादातर कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, ना इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं, ना चार्ज दिखाई देता है, सिर्फ हम उनको पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कुछ ना कुछ मानकर। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऐसे ही लाइट करके उसकी स्टडी की जा रही है
क्योंकि जब तक हमें इसकी बेसिक स्टडी नहीं पता होगी तो हम साइंस में आगे क्या तरक्की करेंगे। तो यही बेस होता है कि धीरे धीरे हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते जाएं, उनको अस्तित्व में लाते जाएं, तो हम कुछ ना कुछ बड़ी खोज करते हैं। ठीक है, तो ये सब साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया होगा, उसी को हम स्टडी करते जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे देखिए। अब मैंने क्या बताया कि इमेजिनरी सरफेस होता है, इमेजिनरी हमारी नंबर ऑफ़ लाइंस होती हैं। तो हम कैसे पता करें कि रिफ्लेक्टिव फ्लक्स कितना है? तो उसको पता करने के लिए एक नया तरीका ढूंढा गया कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितना है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ से पास होने वाला वो कितना है। और दोनों की अगर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसको फाई से हम लिखते हैं, फाई ई लिख देते हैं, क्योंकि आगे भी हमें एक फ्लक्स पढ़ना है जिसे हम फाई बी बोलते हैं। फाई बी जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ये हमने 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको हम 12th में भी दोबारा से पढ़ेंगे आगे जाके। मैग्नेट का सेक्शन है, इसके ही बाद है इसी पार्ट में जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ फाई ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और डी ए का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर एरिया का एक क्रॉस सेक्शन, एक छोटा सा पार्ट ले लिया है जिसको डी ए बोल रहे हैं, उसको फिर पूरा करने के लिए हमने देखिए इंटीग्रेशन कर दिया है। इंटीग्रेशन ए का मतलब उस एरिया का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी की। यहाँ दिखा भी रखा है मैंने, यहाँ जो है डॉट प्रोडक्ट से देखिए ये वेक्टर लगे हुए हैं, और वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसी न किसी तरीके से दर्शाया जाता है। दो हमने पढ़ रखे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर यूज हुआ है डॉट मल्टीप्लिकेशन। और डॉट मल्टीप्लिकेशन आपको याद होगा कि जो भी हमारा डॉट मल्टीप्लिकेशन होता था, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा। ये बातें याद रखा करो। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर डी फाई का ई डॉट ए, यानी कि ई डॉट ए का मतलब हो गया ई डी ए कोस थीटा। ठीक, बात करते हैं इसके यूनिट की। तो यूनिट हमारी होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरी यूनिट हमारी हो सकती है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर वाले हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी ई की एक यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है, और यहाँ मीटर स्क्वायर आपकी एरिया की हो गई। तो एक मीटर से 1 मीटर कट के ये बच जाती है वोल्ट मीटर। ये आप जानते ही हैं। यहाँ ई की जो एक यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर कूलम होती है, और मीटर स्क्वायर हमारी एरिया की यूनिट है। तो हमारा आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आगे देखिए, आगे हमारा है डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? उसी तरह से अगर आप निकालेंगे कि न्यूटन का अगर आप डायमेंशन फार्मूला रखेंगे तो mL/t-2, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर हो गया। सी क्या है? चार्ज है, कूलम। तो चार्ज का जो डायमेंशन फार्मूला कितना होता है? 80। तो यहाँ से कुल मिलाकर आ गया आपका mL3T-3 इंटू A-1। ठीक है, अगर मैंने एक चीज़ और देखी है कि अगर हमारे पास मान लीजिए जो ई है, ये देखिए ये दिखा रखा है, ये ई है थोड़ा झुका हुआ है, और जो एरिया है हमारा वो इस तरह से है, यानी कि जो एरिया वेक्टर है वो सीधा सीधा इससे परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर कभी नहीं झुकता है। एरिया वेक्टर जो प्लेन होगा हमारा, जो भी हमारा प्लेन हो, चाहे वो स्फेयर हो, स्फेयर में भी हमारा प्लेन होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम एक एरिया मान लें तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ एरिया मान लें तो ये इसके 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ एरिया मान लें तो इसके 90 डिग्री, यहाँ एरिया मान लें तो इसके 90 डिग्री, यहाँ एरिया मान लें तो बाहर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी एरिया होगा आपका, उसका एरिया वेक्टर हमेशा उससे 90 डिग्री पर होगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है कि इस एरिया वेक्टर से जो हमारा क्षेत्र है वो हमने कुछ झुका हुआ ले लिया है, यानी कि थीटा एंगल पर झुका हुआ ले लिया। तो जब भी हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालना होगा हमें, ई और डी ए की मल्टीप्लाई करानी पड़ती है, लेकिन शर्त ये होती है कि ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। यहाँ डायरेक्शन अलग अलग है, जो डी ए है वो ई से थीटा एंगल अलग है। तो हम क्या करेंगे,
इस ई की डायरेक्शन में ही डी ए का एक वेक्टर डी ए कोस थीटा ऐड कर लेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा मिल जाएगा हमें फ्लक्स। जब भी हमें फ्लक्स होगा तो हमें पता होना चाहिए कि ई कितना है, ए कितना है और उनके बीच में एंगल कितना है। अगर ये तीनों चीज़ें पता हैं तो हमारा आसानी से फ्लक्स निकल सकता है। अब ये भी बात याद रखनी है कि अगर हमारा ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो हमारा कोस जीरो मतलब एंगल जो हो जाएगा दोनों के बीच में। जब भी कोई चीज़ें पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में एंगल हम मानते हैं 0 डिग्री, और जैसे ही 0 डिग्री होगा तो कोस जीरो की वैल्यू होती है हमारी 1, यानी कि ई हमें मिल जाएगा। उसके लिए हमने स्पेशल केस भी लिखे हैं, उसको थोड़ा समझेंगे, गौर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल का थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल में कहा जाता है कि भाई हमारा जो हमारा प्लेन है वो परपेंडिकुलर है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो हम थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 90 डिग्री रख देते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। देखिए ये आपको देखिए मैंने दिखाया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर कौन है, एरिया है, ठीक है। लेकिन एरिया वेक्टर किधर हो गया, एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में हो गया जिस डायरेक्शन में ई है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा प्लेन परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा वो 0 डिग्री पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, या पर पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। थीटा जो हमारा कितना लेना है हमें, 0 डिग्री है थीटा दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कुल मिलाकर फाई हो जाएगा, फाई इजिकल टू ई डी ए कोस 0 इजिकल टू ई डी ए, यानी कि मैक्सिमम हमें उस समय फ्लक्स मिलता है। देखिए लिखा भी है हमने ऊपर, इफ़ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि थीटा इजिकल टू लिया जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, बिटवीन डी ए एंड ई। डी ए क्या है, एरिया वेक्टर, और ई क्या है, ई वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। सेकंड हमारा दिया है कि अगर सरफेस हमारी पैरेलल हो, ये पैरेलल होगी तो क्या होगा, देखिए अगर हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये हमारी है सरफेस, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, सरफेस और एरिया वेक्टर। लेकिन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एरिया वेक्टर कितना डिग्री पर हो गया, 90 डिग्री पर, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ई और डी ए, तो यानी कि थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। और इस केस में अगर हम फाई निकालना जाएंगे तो हमारा 0 डिग्री होगा। यानी याद रखना है आपको कि जब भी हमारा ई और डी ए एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ई और डी ए, यानी कि ई के और डी ए के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो हमारा फ्लक्स ई इंटू ए करके निकल आएगा। और अगर एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा 0 निकल के आएगा आपका फाई की वैल्यू, ठीक है। फाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है जब एक दूसरे के पैरेलल हों, और कौन, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस बात को याद रखना, बहुत ज़्यादा फोर्सली बोल रहा हूँ मैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये हम बार बार आगे आने वाले डेरिवेशंस में यूज़ करेंगे। इन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नहीं याद करोगे तो आगे जो आने वाले डेरिवेशंस है वो आपको समझ में कम आएंगे, नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अब याद रखिए आपका, हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अब लर्न करने जा रहे हैं, जो कि है गॉसेस थ्योरम। चैप्टर का नाम भी मैंने क्या लिख रखा था, गॉसेस थ्योरम, और इस टर्म का नाम भी क्या है, गॉसेस थ्योरम। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये आज का, तो इसको बहुत गौर से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है। हर साल ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में, क्योंकि हमारे 7 सेट हमारे निकलते हैं यूपी बोर्ड के, तो उन सेट्स में से किसी न किसी सेट में ज़्यादातर ये एवरी ईयर आस्क किया जाता है, पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप, इसको हम याद रखेंगे। क्या होता है, क्या कहता है गॉस कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एनक्लोज सरफेस है, क्या है, क्लोज सरफेस है, और उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद है, चाहे वो +Q चार्ज हो, चाहे वो 100 कूलम हो, चाहे वो 200 कूलम हो, चाहे वो -200 कूलम हो, तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये पूरी की पूरी सरफेस से, ठीक है,
ध्यान रखेंगे पूरी की पूरी सरफेस है, चाहे वो कितनी, चाहे वो स्फीयर है, चाहे वो आपका क्यूब है, ठीक है, चाहे आपका क्यूबॉइड है, चाहे कोई भी सरफेस है, क्या होना चाहिए, क्लोज होनी चाहिए चारों तरफ से। 3D में होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। 3D में तो खुद में खुद होगी, क्योंकि चार्ज जो होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं वो चारों तरफ ही निकलते हैं। तो अब क्या मानेंगे कि जो भी हमारी, गौर से सुनेंगे, जो भी हमारी सरफेस होगी, कैसी सरफेस, क्लोज सरफेस, ठीक है, उसके अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज फ्लक्स पास कराएगा उस सरफेस से। वो फ्लक्स कितना होगा, तो वो फ्लक्स होगा उस चार्ज के 1/ε0 टाइम। फिर से सुनेंगे कि जो भी हमारे पास कोई सरफेस होती है, उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ε0 × Q, ठीक है, 1/ε0 × Q टाइम, ठीक, या Q/ε0 इसको बोल सकते हैं। यानी कि फाई ए कितना होता है, Q/ε0 होता है, ठीक। तो हमने लिखा भी है, देखिए फाई ए = Q/ε0। एक बार डेफिनेशन पे भी नजर डाल देते हैं। जो हमारी कोस थ्योरम की डेफिनेशन है वो क्या है, कोस थ्योरम का हमारा स्टेटमेंट है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 1/ε0 टाइम्स टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। किसी भी बंद पृष्ठ से, बंद सरफेस से, क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उसके अंदर उपस्थित चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई चार्ज है एनक्लोज्ड बाय सरफेस, जिसे हमने क्या बोला, क्यू बोला है, तो हमारा जो फाई की वैल्यू होगी वो Q/ε0 होगी, ठीक है। तो अब एक बात ये भी याद रखनी है आपको कि अगर हमारे पास चार्ज +Q है तो जो फ्लक्स होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है, और अगर हमारे पास -Q चार्ज है तो फ्लक्स अंदर की तरफ होगा। हालांकि फाई हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये फाई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव वो ज़रूरी होते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, पहले बताया था, बाहर की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और अगर -Q है तो उसमें अंदर की तरफ होती है, ठीक है, मतलब -Q अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अपनी तरफ रखता है, ठीक। अब देखिए इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि हम फाई की वैल्यू पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि जो फाई ई होगा गॉस की थ्योरम के अकॉर्डिंग वो होगा Q/ε0। और पहले हमने ये पढ़ा कि फाई जो होता है E.dA होता है, ठीक है। और अगर हमें पूरे सरफेस का निकालना है, DA का निकाल के A का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसका समाकलन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ समाकलन में आपको एक इंटीग्रेशन में आपको एक मार्ग दिखाई दे रहा है, ये E.D, क्योंकि अब हम बात किसी भी सरफेस की नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लोज सरफेस की। तो यहाँ पर ये जो मार्क है आपका इंटीग्रेशन के नीचे लगा हुआ, उसका मतलब है क्लोज सरफेस, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। जो हमारी थ्योरम है, जब भी कोई साइंटिस्ट थ्योरम देता है तो उसका प्रूफ भी ज़रूर देता है, ठीक है। तो प्रूफ के लिए हमने क्या किया है, एक चार्ज ले लिया है, एक पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमने एक इमेजिनरी सरफेस देखी है इस पूरे चैप्टर में, या ये जो हमारी क्लोज सरफेस रहेगी इसको याद रखना है। इस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, और इस क्लोज सरफेस को हम इमेजिनरी बोलते हैं, मतलब ये इमेजिनरी होती है, उसका नाम गॉसियन सरफेस भी होता है। और हम किसी भी चार्ज के ऊपर गॉसियन सरफेस लेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी शेप अलग अलग आती है। तो यहाँ हमने एक शेप ऐसी ही मान ली है जनरली, जो कुछ भी हो सकती है। तो +Q चार्ज है, उसके ऊपर मान लीजिए कोई एरिया से वो एनक्लोज है, वो बंद है एक एरिया ए से, और उस एरिया ए पर एक पॉइंट P है। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको एक पॉइंट P। इस पॉइंट P पर अगर हम ध्यान दें तो ये इसके आसपास हमने एक एरिया मान लिया है DA, ठीक है। लेकिन DA की खासियत ये है कि वो DA
अगर हम आर के अकॉर्डिंग देखें, ये जो डिस्टेंस है आर, लगाना मैं भूल गया यहाँ पर, ये डिस्टेंस जो आर है इससे वो थीटा एंगल पर झुका हुआ है। ये मैंने पहले भी केस बताया था कि अगर थीटा एंगल पर झुका होगा तो डी ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो आपकी डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगी, को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहें, ये भी हमने बताया था कि अगर ई और डी ए में थीटा एंगल हो तो फ्लक्स जो होगा वो आपका ई डी ए कोस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जाते हैं फर्स्ट चैप्टर में, और फर्स्ट चैप्टर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पर अगर हमें किसी पॉइंट पी पर ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वही की वैल्यू होती है आपकी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इतनी होती है। तो वही हमने यहाँ पर निकाल दी है, देखिए ई इज इक्वल टू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर आप यहाँ पर ई आपका है इस डायरेक्शन में और डी ए है इस डायरेक्शन में, जिनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो आप ये बता दीजिए कि फ्लक्स आप कैसे निकालेंगे। तो फ्लक्स आप निकालेंगे ई डॉट डी ए करके या ई डी ए कोस थीटा करके, ठीक है, ई डी ए कोस थीटा करके। ये तो होता है जब भी एंगल थीटा होगा ई और डी ए के बीच में जो फ्लक्स आएगा तो वो आएगा आपका ई डी ए कोस थीटा करके। आप सोचेंगे कहीं तो हम समाकलन लगा देते हैं, इंटीग्रेशन, कभी हम विदाउट समाकलन के कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमने अभी छोटा सा फ्लक्स निकाला है, यानी फ्लक्स का एक छोटा सा पार्ट निकाला है जो केवल इस एरिया से पार हो रहा है, ठीक है। अभी हमने पूरे के बारे में नहीं कहा है, लेकिन अब हमने ई की वैल्यू पुट कर दी है फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक। आगे चलेंगे, आगे मान लीजिए अगर हमें पूरा सरफेस पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, होल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द होल सरफेस, देन हम कहेंगे फाई ई इक्वल टू कितना होगा, ये जो भी हमारा क्लोज सरफेस है उसका पूरा फाई निकाल लीजिए, उसका जो छोटे पार्ट है उसका इंटीग्रेशन अगर हम कर दें तो हमें क्लोज होल सरफेस का फ्लक्स निकल जाएगा कि होल सरफेस से फ्लक्स कितना पास होता है। तो अब हम डी फाई की वैल्यू रखते हैं अगर यहाँ से, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी कोस थीटा था। तो यहाँ से देखिए क्यू को थोड़ा एडजस्ट कर लिया इधर उधर, तो आर स्क्वायर को हम इसके नीचे ले गए और क्यू को हम इसके ऊपर ले गए। तो हमारा कुल मिलाकर ये बन गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे कि अगर हम इस आर को, इस पी को यहाँ लेते तो आर की वैल्यू कुछ और होती, यहाँ लेते तो कुछ और होती, यहाँ लेते तो कुछ और होती, यहाँ लेते तो कुछ और होती, यानी कि आर जो है वो पूरे एरिया पर बदल रहा है, ठीक है। और अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, अगर बढ़ाएंगे तो ये भी बदलेगा, ठीक। इस एरिया की बात करेंगे तो ये भी हमारा पूरा बढ़ता जाएगा। अगर जो पूरे के बारे में बात करेंगे तो यानी कि ये पूरी टर्म जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है इस इंटीग्रेशन पर, ठीक है। इंटीग्रेशन जब भी चेंज होगा तो उनमें ये सारी चीज़ें हमारी चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जो इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे इसको कि हमारे पास जो अनक्लच चार्ज है वो क्यू है, वो सभी के लिए क्यू है, चाहे वो आप एक छोटे से पार्ट के लिए लेते हैं चाहे पूरे के लिए लेते हैं। और नीचे वाली जो टर्म है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो तो हमारी होती ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस सबको हमने बाहर कर लिया। बाहर करने के बाद क्या है, अंदर हमारा बचा डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको अगर याद आ रहा हो तो ये वैल्यू होती है हमारी डी ओमेगा की, मैंने बताया था डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिया जाता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर अगली लाइन में इसको डी ओमेगा लिख लिया। अब डी ओमेगा का होल वैल्यू कितनी बताई थी, ये भी मैंने आपको बताई थी कि जैसे सर्किल में पूरी वैल्यू जो होती है किसी एंगल की वो 2 पाई होती है, वैसे ही हमारे किसी सॉलिड एंगल की जो पूरी वैल्यू होती है होल वैल्यू वो 4 पाई होती है। जब भी आप किसी भी सॉलिड एंगल का इंडिकेशन अगर करेंगे तो वो आपको मिलेगा 4 पाई, ठीक। यहाँ 4 पाई हो गया, 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट, तो बचा आपका फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखिए एक चीज़ और मैंने बताई है कि अगर मान लीजिए वो चार्ज बाहर की तरफ हो तो इसके द्वारा जब भी हमारे पास देखिए
ये ज़रूरी है कि फ्लक्स पास होने के लिए आपका जो चार्ज है वो किसी क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। अगर किसी क्लोज सरफेस के, बात ध्यान देना, क्लोज सरफेस में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी भी सरफेस की। अगर कोई सिंगल सरफेस है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बट अगर कोई क्लोज सरफेस है, चाहे वो गोल है, चाहे वो आपकी क्यूबॉइड की तरह का है या क्यूब शेप में है, उसके बाहर कोई चार्ज है तो यहाँ से जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो उससे पास होने वाला जो हमारा फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। वो मैंने यहाँ दिखा रखा है कि हमारा जो एक देखिए एक सरफेस की जो ई की वैल्यू है वो अंदर की तरफ है क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज हमें दूर की तरफ रखता है, और ये भी दूर की तरफ ही है लेकिन ये बाहर की तरफ है। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर दो निगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू आ रही है, एक निगेटिव के बराबर है, एक पॉजिटिव के बराबर है, तो ये कट के जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज होगा तो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इफ़ द चार्ज इज आउटसाइड of closed surface then the flux will be zero through that surface। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, कुछ फ्यू एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे और फ्यू एग्जांपल्स हम अगली वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सारे एग्जांपल्स आपको बता दूंगा तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी। तो इसलिए हम कुछ एक या दो या तीन एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।